नमस्कार। नमस्कार। आपका आपका बात बात पट्टीसी पटीसी में में स्वागत स्वागत है। है। तो तो बात बात पटीसी पट्टीसी में में आज आज हम हम 1971 की 1971 ओर ओर लौटते लौटते हैं हैं और और उसको उसको लौटने लौटने का का एक एक कारण कारण भी भी है। है। स्थापित स्थापित कारण कारण है है कि कि आज आज जो जो भी भी कुछ कुछ हो हो रहा रहा है है बांग्लादेश बांग्लादेश में, में, उसके परिप्रेक्ष्य में ही इसे देखना और समझना पड़ेगा कि हम आज की स्थिति में क्यों खड़े हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य कारण है और रोचक भी है कि भारत इस स्थिति में खड़ा है कि एक बांग्लादेश का निर्माण करने के लिए भारत ने 4,000 सैनिकों की आहुति दी। वो वीर गति को प्राप्त हुए, करीब 10,000 घायल हुए और दुनिया भर का जो भी कुछ इतने बड़े आर्मी के ऑपरेशन में, सैनिक ऑपरेशन में जो खर्चा होता है वो भी हुआ। उससे पहले जो भारत की सामाजिक व्यवस्था पे और आर्थिक बोझ जो पड़ा, 1 करोड़ से अधिक जो है शरणार्थी भाग भाग के आ गए। भाग के क्यों आ गए? क्योंकि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे मारकाट मची थी। मारकाट क्यों मची थी? मारकाट इसलिए मची थी मुख्य रूप से कि जो चुनाव हुए थे उसके अंदर मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ज़्यादा सीट ले ली और लेकिन इस बात को, इस विजय को जो पश्चिम पाकिस्तान के नेता थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। बल्कि उन्होंने उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा मुहिम छेड़ दी। उसमें जो वहाँ के तानाशाह थे याह्या खां, वो भुट्टो के साथ हो गए और उन्होंने करीब कहते हैं कि 30 लाख से अधिक जो है वो ईस्ट बंगाल में हत्या, उसमें हिंदुओं की भी बहुत अधिक हत्या हुई और बहुत सारे लोग जो है वो भाग भाग करके हम भारत में पहुंच गए। तो एक उथल पुथल की स्थिति शुरू हो गई। जो बांग्लादेश तो बाद में बना, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के आसपास के जो भारत के डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ परेशानी हो गई। वहाँ पे इतने सारे जो है वो शरणार्थी आ गए, उनकी व्यवस्था और उनके आने से वहाँ पे जो उथल पुथल थी उसने भारत को हिला के रख दिया। तो भारत को कोई न कोई उसका सॉल्यूशन निकालना था। एक ये भी था। तो कुल मिला के इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हमें इससे निपटने के लिए जो अत्याचार करने वाली पाकिस्तानी सेना है उसका सामना करना चाहिए और वहाँ से उनको भगा देना चाहिए। तो 1971 का युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो वहाँ पे सेना थी, तो 93,000, तो 93,000 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों ने जो है वो आत्मसमर्पण किया। ANAI ने अपनी पिस्तौल भेंट की जगजीत सिंह अरोड़ा को और उसमें बीकानेर के जो थे जनरल सगत सिंह, वो भी वहाँ मौजूद थे। और उसमें इस युद्ध में उनका कितना रोल है, वो एक अलग बात है। उसको पे हमने पहले थोड़ी चर्चा की है, फिर दोबारा भी करेंगे इस नई रोशनी में। तो आज जहाँ हम खड़े हैं, ये एक बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति है। जो हमारे नेताओं ने 1971 में जब युद्ध हुआ और उसके बाद भी कभी इस बारे में शायद कभी विचार ही नहीं किया कि बांग्लादेश करीब करीब पाकिस्तान ही बन जाएगा, या पाकिस्तान के जो आतंकवाद के और जिहादी मारकाट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, उन्हीं की पूर्ति में लग जाएगा। लेकिन ये वास्तविकता तो आरंभ से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि शीघ्र ही शीघ्र मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, जो कि बांग्लादेश के नेता थे, प्रधानमंत्री रहे थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आज हम इस स्थिति में खड़े हैं जो पहले स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने कहा था कि भारत जो है वो ढाई फ्रंट की लड़ाई लड़ रहा है। यानी कि एक तरफ तो चीन है, एक पाकिस्तान है। चीन की परिस्थिति पहले से बदली है, तो उस पर फिलहाल हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि चीन अपने कई कारणों से और अमेरिका के साथ जो उसका झगड़ा टंटा चल रहा है, यानी कि अमेरिका के सारी दुनिया के साथ ही जो झगड़ा टंटा चल रहा है, उसमें बहुत सारा सामान भारत चीन से मंगा रहा है, क्योंकि भारत की आवश्यकता है। तो उसमें एक परिवर्तन है, लेकिन फिर भी चीन एडवर्सरी तो है
और वो सीमा की कई सारी गड़बड़ियां हैं जिसको उससे कमी माना नहीं है, और कई बार उससे झड़प भी हो चुकी है। अक्साई चीन जो है वो छीन लिए बैठा है, और जम्मू और कश्मीर का आधा से ज़्यादा हिस्सा वो पाकिस्तान लिए बैठा है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है। तो उन परिस्थितियों से फिर हम उस आरंभिक स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसमें 71 से पहले जाना पड़ेगा। उससे 71 में जाकर के हम 1965 की बात करेंगे कि पाकिस्तान का जैसा भी जन्म हुआ, उसमें जिन्ना साहब और उनके साथी भी कहते थे कि ये हम स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है पाकिस्तान की, उसको ये दूधारी गाय है, इसको हम दूहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे समुद्र के पास भी हैं हम, और अफ़गानिस्तान के पास भी हैं, ईरान से भी सीमा लगती है, रशिया भी पास ही है, भारत भी है, और चीन से भी उनका संबंध हो गया है, तो हम बीच के अंदर बैठ करके हम फ़ायदा कमाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के नेताओं की सबसे पहले ही अवधारणा ये थी कि वी विल मिल्क द अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय आवर जियोग्राफिकल लोकेशन। यानी कि हम जिस भूखंड पे बैठे हैं उससे जितने भी फायदे हो सकते हैं वही हम ले लेंगे। यानी हम अपनी जनता को पढ़ाएंगे, उनका जीवन यापन सुधारेंगे, एग्रीकल्चर को सुधारेंगे, वगैरह वगैरह। ये उनका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। तो ये तो खैर ऑब्जेक्टिव आरंभ से ही, जब पाकिस्तान बनने की शुरुआत हुई थी तब से ही है। हमारे देश में आज भी छाती कूटी जाती है कि विभाजन क्यों हो गया, जबकि बहुत सारे जो बुद्धिमान पाकिस्तानी हैं उन्होंने कभी किसी बातचीत में बताया कि भाई आप बच गए। तो अब इस विषय पे तो नहीं, हम बांग्लादेश की आज की परिस्थिति की शुरुआत कहाँ से हुई, वो भुट्टो साहब के में उसमें उनका मुख्य रोल है। क्योंकि भुट्टो साहब को जब इसकी पृष्ठभूमि मुख्य ये है कि भुट्टो साहब को जब आए शिमला एग्रीमेंट करने श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने, तो उनकी छवि ऐसी बनाई गई कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत के सबसे बड़े चिराग हैं, और उनके चिराग को जालने के लिए तेल जो है वो भारत को डालना पड़ेगा। क्योंकि भारत की भी मजबूरी है, भारत की आवश्यकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत का चिराग जले। और जमहूरियत का चिराग पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा कोई है नहीं। ये भुट्टो के जो दल थे उसमें बहुत ही चालाकी से उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया, उसकी पृष्ठभूमि में काम किया कि किस तरह से भारतीय नेताओं को ये समझाया जाए ताकि इस बुरी परिस्थिति में भुट्टो साहब हैं वहाँ से वो, क्योंकि सेना तो हार चुकी है भारत से युद्ध, लेकिन उससे पहले 65 का भी हार चुकी है, तो अब तो 65 में जाते हैं। क्यों? इसकी शुरुआत भुट्टो का इसमें मुख्य रोल है। पाकिस्तान आज जिस जो गर्त में पड़ा हुआ उसमें भी बम्बई और अमेरिका में पढ़े हुए वकील जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनका संबंध जो रहा है जो जैसलमेर की जो भाटी राजपूत हैं उनसे रहा है, और इनका संबंध तनोत गांव से भी है। अब तनोत गांव में यहाँ पे जो है वो जलसा हो रहा, उसमें फिल्म के सितारे पहुँचे हुए हैं, और वो 65 की तो वार थी, मतलब उस वार का कारण भी भुट्टो साहब है, और तनोत गांव में ये हो रहा है सब। तो खैर उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो भुट्टो साहब जब अमेरिका से पहुँचे, उन्होंने वकालत कुछ दिनों इंग्लैंड में की, इंग्लैंड में वकालत करके अंत में तो उनको पाकिस्तान में आना था। पाकिस्तान में उन्होंने वकालत आरंभ की, और तुरंत ही, क्योंकि प्रभावशाली बहुत बड़े ख़ानदान से आते थे, बहुत रईस थे, अमेरिका में पढ़े लिखे थे, तो वो राजनीति में सक्रिय हो गए। और जो उनका जो मेन सर्कल है राजनीतिज्ञों का, जनरल अयूब का शासन चल रहा था। जनरल अयूब उस समय किसी भी वो अपने देश को अपने हिसाब से संभालने की तैयारी करने में, उसको मॉडर्नाइज करने में, वहाँ की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन भुट्टो साहब ने जनरल साहब को याद दिलाया कि ये तो आप करते रहिए, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन आपका मुख्य काम ये है कि पाकिस्तान का, यानी कि हमारा जो मुख्य एजेंडा है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, कश्मीर लेना है। और कश्मीर अभी 65 में क्यों लेना है, मतलब तैयारी तो उन्होंने पहले से शुरू कर दी थी,
ठीक है, अयूब साहब इस तरह में इस मामले के साथ साथ में नहीं थे, ये विचार उनके नहीं थे, लेकिन उनके नीचे के जो फौजी थे वो तो कुल बुला रहे थे और भुट्टो साहब की बात उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने भी दबाव डाला। तो अंत में फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ और उसमें पाकिस्तान की हार हुई। तो अब इस हार को भुट्टो साहब ने उसका बहुत ही टैक्टिकली इस्तेमाल किया। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 65 में भारत पे आक्रमण करके कश्मीर को क्यों ले लेना चाहिए, उसकी जो बात उन्होंने समझाई सारे जनरल को और जनरल अयूब को और फौजियों को, वो ये थी कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो अब रहे नहीं, उनकी जगह दुबला पतला एक सैंडल पहनने वाला ठिंगना बौना सा ब्राह्मण यानी कि लाल बहादुर शास्त्री देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये समय बिल्कुल माकूल है, इस समय अब मत चूको, आप कश्मीर को ले लो। और ऑपरेशन जिलडार हो गया, जिब्राल्टर हो गया, जिसको 1965 की वार मानी जाती है। और मतलब है वो मानी तो क्या जाती है, मतलब ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से उसको रखा गया पाकिस्तान की आर्मी की फाइलों वगैरह में। तो इस अब यहाँ पे तो हार गए, तो भुट्टो साहब अब उन्होंने असली अपना पैंतरा बदला। वो राजनीति करने आए थे, अमेरिका के पढ़े लिखे धुआंधार अंग्रेजी बोलने वाले, बहुत ही आरंभ से ही वो विलक्षण बुद्धि के तो थे ही। और उनको फौजियों के सामने फौजियों को उन्होंने तैयार किया 65 की वार के फौज हार गई, तो अब उन्होंने कहा ये फौज हार गई है और अब ये प्रजातंत्र होना चाहिए। तो प्रजातंत्र के सबसे बड़े रखवाले, प्रजातंत्र के यानी कि जमहूरियत के सबसे बड़े झंडा बरदार बन के जनाब जुल्फिकार कारी करो भुट्टो उतर गए वहाँ पे पाकिस्तान के रण में। और 71 में जो चुनाव हुआ उसके अंदर मुजीबुर रहमान जीत गए, क्योंकि उनको सीट ज़्यादा आई थी, इनको कम आई थी। लेकिन इसका मतलब प्रधानमंत्री मुजीब को बनना था, लेकिन भुट्टो साहब जो तथाकथित डेमोक्रेट थे और याया खान, उनको ये पसंद नहीं था कि कोई बंगाली जो है ना वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। और फिर जो उसके अंदर जो भी झंझट झमेला हुआ उसके कारण बहुत सारे काम हुए। मुख्य काम तो ये हुआ कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया, जनरल याया खान ने भुट्टो के साथ में मिलके, कि ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम कर दिया जाए। 30 लाख के करीब जो है ना उनको मार मूर दिया जाएगा। समझ लीजिए। तो उसके बाद में बांग्लादेश के नेता और बांग्लादेश समर्पण कर देंगे और हम हो जाएंगे, यानी कि उनका ये एक्ट पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक था। और उसमें वहाँ जो झंझावात हुआ, उसमें जो भारत की परिस्थिति उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो भारत ने जो है वो युद्ध 71 का भी जीत लिया और 93 में 93,000 सैनिकों को, जो कि फाइटिंग फोर्स जो थी 5 लाख पाकिस्तान की आर्मी थी, उसमें करीब 60% मान लो कि जो फाइटिंग फोर्स थी, बाकी तो सपोर्टिंग फोर्स होती है वगैरह वगैरह। तो उसमें से करीब 1/3 93,000 या कि 1 लाख समझ लीजिए, वो तिहाई भारत ने जो है वो युद्ध के बंदी बना लिए। और इस युद्ध के अंदर 94 में जो 54 शायद भारत के सैनिक थे जो लापता थे, जो कि कहीं पाकिस्तान में पकड़े गए थे, जेलों में डाल दिए गए थे वगैरह वगैरह, या उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तो इस बैकड्रॉप के अंदर शिमला का समझौता की बातचीत हुई कि भाई हम समझौता करेंगे। और इस 71 की जो लड़ाई हुई उसके अंदर पश्चिम पाकिस्तान में भी बहुत सारा इलाका जो है वो भारत ने विजयी कर लिया। अब उस दौरान में बातचीत हुई, तो अब भुट्टो साहब ने बहुत ही चालाकी से पूछा कि भाई हमें क्या करना है। तो पाकिस्तानी जो उनके सलाहकार थे उन्होंने कई लोगों का नाम बताया। तो एक थे मजहर अली खान। मजहर अली खान जो एक वामपंथी, इंग्लैंड में रहता, तारिक अली उसके पिता हैं और एक वामपंथी पत्र चलाते हैं। तो उनको बताया गया भुट्टो को कि ये
इनके संबंध भारत के वामपंथियों और समाजवादियों से बड़े आवश्यक। तो ये एक नैरेटिव जो है वो मिसेज गांधी के पास में पहुंचेगा, ताकि आपके लिए एक थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कर दिया जाए और ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो लालायत पाकिस्तान है उसके अंदर भुट्टो साहब की कितनी बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि भुट्टो साहब अगर जीतेंगे तो आर्मी पीछे जाएगी और पाकिस्तान में जमहूरियत का चिराग जल जाएगा। और उस जमहूरियत के चिराग में तो बत्ती तो लगी हुई है, तेल डालने का काम भारत के नेताओं को करना है। क्योंकि भारत तो एक जमहूरियत है, उस जमहूरियत की रोशनी में पाकिस्तान के जो प्रजातंत्रवादी हैं वो अंधे हो रहे हैं, उनको भी प्रजातंत्र चाहिए। अब ये जिम्मेदारी भारत के नेताओं के सर के डाल दी गई, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही टैक्टफुली। मजहर अली खान को श्रीमती गांधी जी के साथ में कुछ 5-10 मिनट की जो मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान की तो आखिरी जो है ना वो जो पॉसिबिलिटी है कि जमहूरियत है तो वो भुट्टो साहब हैं। तो इस निगोशिएशन से आप भुट्टो साहब को विजयी बना के भेज दो। यानी कि पाकिस्तान की सेना हार गई और उस जो भी झंझावात हुआ 1971 में उसमें भुट्टो का पूरा रोल था। भुट्टो कहीं से भी डेमोक्रेटिक आदमी नहीं थे, कुल मिला के वो बिल्कुल जो है वो ही उनकी वृत्ति थी जो पाकिस्तान के हर नेता की रही है। उन्होंने 65 का 1965 का युद्ध थोपा क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस था जनरल अयूब और दूसरे फौजियों पे। और इसी तरह से 71 में जो मारकाट हुई पूर्वी पाकिस्तान में उसकी भी जिम्मेदारी याह्या खान के साथ भुट्टो की पूरी है। क्योंकि चुनाव के जो नतीजे आए उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि 30-35 लाख मार देंगे हम बंगालियों को पूर्वी पाकिस्तान में, तो ये सब ढीले पड़ जाएंगे और फिर हमारा राज चलेगा। लेकिन अब आप देखिए कि जो सेना हार गई, जो पाकिस्तान हार के बाद में अब भारत की जिम्मेदारी हो गई कि भुट्टो साहब को एक विजेता के रूप में घर भेजें और ताकि वो उनकी राजनीति चले और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का चिराग जले। तो अब कुछ भी कहिए भारत के नेताओं को, यानी कि निर्णय तो श्रीमती इंदिरा गांधी को लेना था। वहाँ तक ये 5 पहुँच गई कि चलिए झंझट को ख़त्म करते हैं, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाएगी तो हमारे लिए थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाएगी। तो ये सोचते हुए श्रीमती गांधी ने या कि उनके सलाहकारों ने ये भुट्टो साहब कितने बड़े डेमोक्रेट होंगे या हो सकते हैं उसका कोई सिस्टमेटिक कोई ड्यू डिलिजेंस उसमें किया ही नहीं। क्योंकि ये तो कहीं से भी 1% भी डेमोक्रेटिक आदमी नहीं था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को मौका दे दिया, यानी कि पाकिस्तान भारत के नेता भी मान बैठे कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत आएगी तो उस जमहूरियत के चिराग में तेल डालने का काम हमारा है। तो जो भी कुछ हुआ था, 4000 सैनिकों की आहुति, 10,000 के करीब गंभीर रूप से घायल हुए, उनका जीवन बदल गया, दुनिया भर का भारत ने खर्चा किया, उन सब को भूल करके भुट्टो साहब को विजयी बना के पाकिस्तान भेजा गया। और भुट्टो साहब ने आगे जो काम किया वो भी इसी तरह उसी लाइन पे था जैसा कि पहले उनसे अपेक्षा थी कि उन्होंने बहुत ही एक जिहादी किस्म के इस्लामिक जो उसमें मानने वाले जियाउल हक को आर्मी का चीफ बना दिया, बहुत सारे दूसरे जनरल से उनको आगे बढ़ा करके, और उसी जियाउल हक में अंत में जा करके भुट्टो को फांसी दे दी। तो आज की परिस्थिति जो है उसमें पाकिस्तान का पूरा तंत्र, चाहे जो पाकिस्तान के वो था वो सब कुछ, उसमें भुट्टो एक मुख्य भूमिका थी। और उसके साथ में आज की परिस्थिति में भी भुट्टो, याह्या खान और जनरल जिया या कि जो है वो जिन्ना, इन सब का तो रोल है, भुट्टो साहब का मुख्य रोल है। ये रेडिकलाइजेशन तुरंत शुरू हो गया। अब भारत ने जो युद्ध किया अपने एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ में किया, जिसमें बहुत सारे जो रणनीति के विशेषज्ञ हैं, आर्मी के पुराने रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने भी कहा भारत बिना किसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के युद्ध में घुस गया। उस युद्ध से इंदिरा जी को बड़ी भारी विजय प्राप्त हुई, वो एक परिस्थिति बनी।
आज भी कहा जाता है कि हमने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए, कोई दूसरा ऐसा करके बताया। लेकिन आज इतने साल बाद में, फिर आफ्टर 54 ईयर्स व्हाट वी सी कि बांग्लादेश उसी रास्ते पे चला गया है जिसमें पाकिस्तान रहा है था, यानी कि बांग्लादेश बना के उसको छोड़ दिया गया। कोई हमने वहाँ अपनी लिवरेज, विजिबल लिवरेज नहीं रखी। बहुत सारी संधियाँ हुई, उसको उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ। इतना खर्चा किया, इतने सैनिकों की आहुति हुई, उसके बाद भी भारत ने कोई भी स्ट्रेटजिक एलिमेंट जो है वो वहाँ था ही नहीं, तो उसका वो अचीव करते कैसे? यानी कि पहले तो आपको वो उद्देश्य गढ़ने पड़ेंगे ना, सोचना समझना पड़ेगा ना। जैसे आपने इतना किया, भारत ने इतना किया बांग्लादेश के लिए, तो वो जो हमारा एक चिकन नेक है जिसमें जलाने विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो कि अभी जेल में बंद हैं, और अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर जो है वो जोहरान ममदानी की छाती फटी जा रही है उसकी रिहाई के लिए, ये बिना जानते क्रिएट करते हुए कि उसने जो है वो दंगे जो है वो दिल्ली में करवाए हैं, जबकि ट्रंप पिछली बार आने वाले थे। तो इनकी बिना किसी वे आशुतोष और ये बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो भी ममदानी की बात लग करके वो लग पड़े हैं कि जो है ये उमर खालिद वगैरह वगैरह को जो है ना, इनको तो छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे मिलनी चाहिए? तो उसमें वो जो चिकन नेक है जिसको कहते हैं मुर्गे की गर्दन है, अगर इसको मुर्गे की गर्दन को दबा दो, वहाँ पर अधिकार कर लो, तो जो पूर्व के राज हैं भारत से कट जाएंगे। तो उस चिकन नेक को हम चौड़ा कर सकते थे, 20 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जो कि बहुत ही पतला सा एक भूमि का टुकड़ा है, यानी कि एक स्ट्रेटजिक वीकनेस है। उस पर हमने सोचा ही नहीं कि उसको हम ज़मीन खरीद लेते या कोई और ट्रेड ऑफ कर लेते या उनसे ले लेते या कोई किसी तरह का। और इसी तरह से जो त्रिपुरा है, मेघालय है, उसकी तरफ से सी एक्सेस भारत को है नहीं, तो वहाँ भी ज़मीन ली जा सकती थी। बहुत सारे समझौते होते हुए, लेकिन उसमें पूरी तरह से उसकी पालना तो हुई नहीं। और पालना होती कैसे? क्योंकि जैसे पहले जनरल जिया थे और उसके बाद में खालिदा जिया थी, उन्हीं के टाइम से वहाँ पर रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, पाकिस्तान भी वहाँ एक्टिव हो गया, और पिछले दिनों में कहते हैं कि टर्की भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। टर्की को तो जामिया मिस्लिया इस्कानी ने बुला करके इर्दोगान को तो बहुत बड़ा इनाम दिया है। तो भारत में इस तरह की भी चीज़ें भी चलती हैं। तो क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो दो कमजोरियाँ, एक टैक्टिकली तो हमने वार जीत ली, लेकिन स्ट्रैटेजिकली वो वार हम हार गए थे। और क्योंकि आपने एक नया देश क्रिएट किया था, आपने इतना बड़ा खर्चा किया, अभी अमेरिका क्या कह रहा है, यानी कि मतलब एक कहने की बात, समझने की बात है कि वो कह रहा है कि हमने आप पर इतना खर्चा किया यूक्रेन के लिए, तो आपको हमको ट्रेड ऑफ देना पड़ेगा। लेकिन भारत तो भारत तो जो है ना वो सन्यासियों का देश है। हम शुरू से ही सन्यासी रहे हैं। हमारे यहाँ तो गांधीवाद में कहा जाता है कोई आदमी आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा भी सामने कर लो, भाई साहब इधर भी आप चोट मार लो, यानी कि आप पराजित होने के लिए और भीरू किस्म की मानसिकता हमारी शुरू से ही रही है। फिर हम जो है वो उतर गए जो पंचशील में, मतलब शांति का। आप कमज़ोर देश हैं, आपकी कोई कोई स्टैंडिंग नहीं है दुनिया में, आप मॉरल स्टैंडिंग मतलब देश को पूरी दुनिया के बाबा बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और फिर अमेरिका ने जब आपको सजेस्ट किया कि आप जो है वो चीन की जगह सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाओ, तो भारत की ओर से मना कर दिया गया और ये कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, चीन के साथ ये अन्याय हो जाएगा, चीन को तो सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। यानी कि आपने अपने भारत के हितों की हमारे नेता परवाह नहीं कर रहे थे। तो वो आज़ादी के तुरंत बाद में 50 में फिर रशिया ने भी एक बार कहा था, वहाँ भी हम नहीं, हम नट गए, क्योंकि हम तो साधु बाबा हैं ना। हमारे देश के नेता ने पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन एक साधु होने का ढोंग तो हमने किया ही है। उससे देश को कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव इसमें कोई नुकसान हो तो होता रहे, क्योंकि हम तो शांति के दूत हैं। हथियारों की हमने कोई उस तरह से कुछ फैक्ट्रियाँ तो लगाई, लेकिन हमने उसके कोई इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे नेताओं को लगा कि बाहर से अधिकार को खोजने के लिए खरीदने में हमें अधिक फ़ायदे होंगे, कई तरह के फ़ायदे होंगे। वो कैसे फ़ायदे थे वो स्वर्गीय कुलदीप नायर अपने कई लेखों में लिख चुके हैं। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें टैक्टिकल बहुत सारे और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक की पूर्ति हुई।
वो कैसे हुई तो उसमें बहुत सारे काम हो गए, लेकिन हमारे देश के तथाकथित प्रगतिशील मानने को तैयार नहीं है। वो तो मानते हैं कि हम पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार चुका था। मतलब एक विजय को हम हारने के लिए, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी है कि भाई हम तो हारेंगे। तो हमें आशा है कि यह बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।